भारत में इतिहास अपनी अपनी नज़र से लिखा गया है। जो इतिहासकार खुद के समुदाय का इतिहास लिखना चाहता था, उसने अपने चश्मों से वही इतिहास लिखा है। लेकिन इस बीच जिन राज्यों ने, जिन राजाओं, रणांगनाओं ने यहाँ पे एक नया इतिहास बनाया, उनका इतिहास शायद हमारे किसी किताब में मिलेगा। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे जो हुतात्मा हुए हैं, यहाँ पे जो सम्राट हुए हैं, उनका इतिहास अपनी अपनी नज़र से आज भी भारत में देखा जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, गोंडवाना साम्राज्य में वीरांगना रानी दुर्गावती का इतिहास जो है, वीरांगना रानी दुर्गावती ने इतिहास को सुवर्ण अक्षरों में लिखने पे साहित्यकारों को मजबूर किया। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसा ओजस्वी इतिहास है जिस इतिहास के पन्ने चाहकर भी कोई फाड़ नहीं सकता। लेकिन इस इतिहास पे, इस गोंडवाना साम्राज्य के इतिहास पे एक कलंक लगाया गया। वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ गोंड साम्राज्य था। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि दोस्तों, साम्राज्य किसी का भी हो, उसमें सभी धर्म, पंथ, समुदाय को आसरा दिया जाता है। और आज ऐसी कहानी, ऐसी वीरांगना की कहानी आपके सामने ला रहा हूँ, जो कहानी इस दुनिया के टॉप 10 वीरांगनाओं में शामिल वीरांगना रानी दुर्गावती की कहानी आपके सामने आज पेश है, जिस दुर्गावती ने एक समृद्ध, बलशाली, अर्थव्यवस्था पूर्ण साम्राज्य इस देश को दिया था। जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। आपका टाइम ना गवाते हुए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 अक्टूबर 1524 को वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म हुआ। और दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये किस लिए बता रहा हूँ, ये आपको एंड में समझ आएगा। तो साम्राज्य बहुत हुए हैं, इतिहास भी बहुत हुआ है। हमारे इतिहास में अलग अलग राजाओं का अलग अलग इतिहास दिखाया जाता है। लेकिन किसी भी राजाओं को उसके जाति के नाम से ब्लेम नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे जो गोंडवाना साम्राज्य था, उस इतिहास को, उस इतिहास के हर राजा को इसी नज़र से देखा गया कि वो सिर्फ गोंडों के राजा थे। ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि गोंडवाना नाम होने से यहाँ पे बाकी समुदाय नहीं बसते थे, ऐसा नहीं है। मैं अगर आपको उदाहरण देना चाहूँ तो बड़े बड़े गोंड राजाओं ने भी संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं। बड़े बड़े गोंड राजाओं ने भी बड़े बड़े विद्वानों को आसरा दिया है। बड़े बड़े गोंड राजाओं ने मुस्लिमों के दरगाह भी बांध के रखे हैं। इसका मतलब ये है कि उस राज्य में सभी धर्म, सभी पंथ एक साथ रहते थे। वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम अलग अलग इतिहास के पन्नों में अलग अलग तरीके से लिया जाता है। कोई कहते हैं वो चंदेल वंशीय थी, राजपूत थी, कोई कहते हैं वो गोंड थी। अभी इसके बारे में जानकारी तो हम आगे प्राप्त करेंगे। गोंडवाना साम्राज्य सिर्फ गोंड या सिर्फ प्रधान या सिर्फ बैगा या सिर्फ भरिया या सिर्फ माड़िया लोगों से नहीं बना। गोंडवाना साम्राज्य यह सभी धर्म पंथों के लोगों से बना। और इस साम्राज्य की जो कथा है वो अजरामर है। इतिहास में सुवर्ण अक्षर में इसको लिखा गया है। तो दोस्तों, आज ऐसे वीरांगना की बात होगी जो वीरांगना वर्ल्ड के टॉप 10 लिस्ट में आती हैं, और वो है गढ़ामंडला की रानी वीरांगना रानी दुर्गावती। गोंडवाना का समृद्धशाली इतिहास, जिसमें संग्राम शाही का नाम आता है, उनकी बहू रानी दुर्गावती की कहानी आज मैं आपके सामने बता रहा हूँ। 52 गढ़ और 57 परगने की कहानी बहुत कम इतिहासों में आपको देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। बात कर रहा हूँ 1500 की, जिसमें संग्राम शाही के बड़े बेटे दलपति शाही एक अच्छे राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में बड़े बड़े विद्वानों को आसरा दिया था। वो कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी पंथ का हो, और उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बड़े तरीके से बड़ा किया। संग्राम शाही का इतिहास तो आप जानते हैं। और जब दलपति शाही की शादी वीरांगना रानी दुर्गावती से, तब वो रानी दुर्गावती से जब शादी करने गए, तब अनेक किंवदंतियाँ, अनेक कहानियाँ प्रचलित होने लगी। चंदेल थे तो इसलिए वो राजपूत थे, ऐसा कहा जाने लगा। गोंड लोगों की तरफ से वो गोंड थे, ऐसा भी कहा जाने लगा। और ये जो तथ्य है, ये जो टॉपिक है, इसको बहुत कम लोग उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास, इसके लेखक है तिरुमल आचार्य मोतीराम कंगाली साहब, जिनके किताब में इसका वर्णन विस्तृत से आया है। तो चलिए हम वो किताब का वर्णन देखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि चंदेल वंशीय यानी क्या होता है। ईस्वी सन 1540 में दलपति शाही का विवाह राडभा मोहबा के चंदेल गंड चिन्ह धारक राजा शालीवाहन की कन्या से हुआ। दुर्गावती के विवाह के संबंध में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकार चंदेल राजा को उच्च वर्णीय और दलपति को कनिष्ठ वर्णीय बताते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि चंदेल राजा भी गंड समुदाय के गंडजीव थे। विंसेंट के अनुसार चंदेल किसी आदिम जनजाति की संतान थे, वे गढ़वाल गोंड की संतान अवश्य थे। आरसी मुजुमदार के अनुसार वे आदिम जनजाति की संतान थे और बाद में उन्होंने ब्राह्मणी विचारधारा के अंतर्गत क्षत्रिय मान लिया गया। एस बोस और आरवी रसेल भी इन्हें भारिया गोंड की संतान मानते हैं। वास्तविकता यह है कि चंदेल लोग को राजपूत भी माना गया और क्षत्रिय भी। यदि शालीवाहन का राजा चंदेल वंशीय थे तो वो क्षत्रिय वंशीय कभी नहीं हो सकते। और जहाँ तक गोंडवाना के गंड समुदाय का सवाल है तो उनकी सामुदायिक व्यवस्था में चंदेल यह एक गोत्र के गंड चिन्ह का नाम है, जिसका अर्थ खरगोश होता है। किंतु ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में आकर वे अपने मूल गंड समुदाय से परे हो गए और अपने आप को उच्च समझकर अपनी कन्या का स्वयंवर आयोजित किए थे। जैसे कि आप अगर गोंड कालीन और गोंडवाना के कोयतुर लोगों के इतिहास में आप धंसते चले जाएंगे तो आपको एक नजर आएगा कि उनके नाम सरनेम जो होते हैं वो किसी प्राणी को लेकर होते हैं। उनकी विशेषताएं होती हैं वो प्राणी को लेकर होती है, किसी पक्षी को लेकर होती है, किसी पेड़ को लेकर होती है। और ऐसे चंदेल वंशीय यानी चंदेल जो टोटेम लगाया गया उसका एक्चुअली खरगोश यह टोटेम था, और इसलिए जो टोटेम रखता है वो यहाँ का आदिम लोग है, गोंडवाना से रिलेटेड इंसान है, इसलिए कंगाली साहब ने इसको यहाँ पे विस्तृत बताया है। हम आगे चलते हैं। 1540 में वीरांगना रानी दुर्गावती और दलपत शाही का विवाह हुआ। इस विवाह के दौरान उनके राज्य वालों ने इनका विरोध किया और दलपति शाह ने युद्ध कर उनमें उनको हराकर वो रानी दुर्गावती को अपने घर ले आए। दलपति शाही अत्यंत होशियार और बुद्धिमान राजा थे, लेकिन 1543 पे वो सिंहासन पे बैठे और 1550 में उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। उनका जो कार्यकाल है वो सिर्फ 7 साल का कार्यकाल है, लेकिन उनके 7 साल के कार्यकाल में वीरांगना रानी दुर्गावती उनके साथ सहभाग थी, उनके साथ वो सभी बातें सीखती थी जो राज्य के लिए, एक रानी के लिए आवश्यक है। दोस्तों ये भी आपको बता दूं कि रानी दुर्गावती जैसे कि एक राजा की कन्या थी, तब उन्हें युद्ध करना, युद्ध में कैसे किया जाता है, राज्य को कैसे नियंत्रित किया जाता है, क्या घटक होते हैं संपूर्ण राज्य को संभालने के लिए, ये वो पहले से जानती थी और इसलिए वो सशक्त और बुद्धि से भी बलवान थी। इतिहासकारों के सभी किताबें पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि दलपति शाह की कारकिर्द में बिल्कुल वहाँ पे सभी धर्मों को आसरा दिया जाता था और सभी धर्मों को माना भी जाता था। परसों मैं गया था जहाँ पे एक इतिहासकार ने कहा कि गोंड राजाओं ने संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन गोंडी ग्रंथ क्यों नहीं लिखे। मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उनको बता दूं गोंड संस्कृति या गोंडवाना की गोंडियन संस्कृति में मुखोद्गत जो इतिहास है उसको मुखोद्गत ही बहुत रखा गया है, क्योंकि इसका एक कारण भी था कि मुखोद्गत जो इतिहास है वो आज भी अपने समुदाय में नज़र आता है, जो भी लिखना और पढ़ना नहीं जानते। तो दोस्तों ये कल्चर जो था, ये कल्चर प्योरली रेयर था। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का इंसान आने के बाद बाकी धर्मों की बाकी भाषा सीख नहीं सकता। तो एक बात थी कि हमारे राजा बाकी भाषाओं में भी विद्वान थे। 1550 में दलपति शाह की मौत के बाद रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण सिंह, जो कि 5 साल के थे, उनके नाम से साम्राज्य चलाने की शुरुआत की। दोस्तों इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि वो काल ये था, 1500 का काल था, जहाँ पे मनुवाद बहुत चरम सीमा पर था। और वहाँ पे जब एक स्त्री का पति मर जाता है, जो वर्ण भेदभाव था उस समाज में, पति के मरने के बाद स्त्री सती होती थी। सती होना यानी पति के जो उनको दाह किया जाता था उस आग में वो कूद जाती थी। लेकिन दुर्गावती ने कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया। इसका अर्थ ये भी हम निकाल सकते हैं कि वो आदिम समाज की थी, जिसे इसका कस्टम और कस्टमरी लॉ देखते हैं, और आदिम समाज में स्त्री को बहुत बड़ा स्थान और बहुत बड़े अधिकार दिए गए हैं। 1550 से 15 साल, वहाँ से 15 साल तक 1564 तक जो 15 साल की कारकिर्द है रानी दुर्गावती की, वो सुवर्ण अक्षरों में लिखी गई, क्योंकि वो साम्राज्य भी उन्होंने वैसे ही संभाला है। आप अगर जानना चाहते हैं तो ऐन-ए-अकबरी में अबुल फजल ने बहुत बड़ा वर्णन दुर्गावती के इस राज्य का और उनके शौर्य का वर्णन वहाँ पे लिख रखा है। दोस्तों वो कहता है कि बहुत बड़ी धन संपदा, बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था थी, जिनमें वहाँ के लोगों को टैक्स बहुत ही कम देना पड़ता था। और यही अर्थव्यवस्था की नींव होती है कि एक राजा सम्राट कैसे अपने समाज को अर्थपूर्ण बनाता है, अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत करता है। चाहता हूँ कि यहाँ की जो सरकार है, आज वर्तमान में जो सरकार है, जिनकी वजह से आज महंगाई बढ़ी है, मैं चाहता हूँ कि वो सरकार भी रानी दुर्गावती और सम्राट संग्राम शाही का इतिहास पढ़े।
और उनके अर्थव्यवस्था को समझे, क्योंकि ये आज देश की जरूरत है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार वीरांगना रानी दुर्गावती के साम्राज्य में 20,000 घोड़े, 1,000 हाथी, गोंड सैनिक और तथा अफगान सैनिक भी मौजूद थे। इतनी बलाढ्य और ताकतवर सेना रानी दुर्गावती ने खड़ी की थी। इससे हम एक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों किसी धर्म को टारगेट कर यहाँ के गोंडवाना साम्राज्य के शासकों ने कभी हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म ये इंसानियत के लिए बनाया गया है, इसमें कट्टरता और दुश्मनी कभी आ नहीं सकती। रानी दुर्गावती के साम्राज्य की अगर हम बात करें, लंबाई 475 किलोमीटर और चौड़ाई 400 किलोमीटर की थी। उस वर्तमान काल में, जिस तत्कालीन काल में इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था। महिला राज्य करती थी, इसका मतलब बहुत सारे राज्य वहाँ पे अट्रैक्ट हुए थे। वो चाहते थे कि इस महिला को हम हरा कर एक नया साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य बनाएं, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी कोशिश भी की, लेकिन युद्ध में उनको पराजित होना पड़ा, क्योंकि रानी दुर्गावती का युद्ध कौशल जितना अच्छा था उससे भी ज़्यादा अच्छा उनकी योजनाएं बनती थी। और रानी दुर्गावती बिना योजना के बिना युद्ध स्तर पर नहीं जाती थी। और उनकी योजना जो होती है, प्लानिंग होती है, जब हम कहते हैं कि किसी भी बात को प्लानिंग चाहिए, वो प्लानिंग आज भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दुर्गावती के शासनकाल में बहुत सारे तालाब बनाए गए, जिसमें पानी की सुविधा सबको उपस्थित कराई गई। ऐसे अनेक कार्य किए गए जिसमें प्रजा को उसकी ज़रूरत थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो गोंडवाना शासन काल है वो बिल्कुल समृद्ध काल था, जिसमें सभी धर्म, सभी पंथ वहाँ अच्छे से रहते थे। दोस्तों चलिए आपको उस मोमेंट पर लेकर चलता हूँ जिस मोमेंट में सबसे महत्वपूर्ण घटना रानी दुर्गावती के काल में घटी, जो साल है 1564। सबसे बड़ा दुश्मन बादशाह अकबर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एक राजा अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा करना चाहता है, और इसी को लेकर गोंडवाना साम्राज्य बादशाह अकबर के आंखों में खुपता था। और इसी के चलते बादशाह अकबर ने हर वो पैतरा ट्राई किया जिस पैतरे से उस गोंडवाना शासन को हस्तगत कर ले। आने वाले हार ने उसको और क्रोधिष्ट बनाया, और उसने एक पैतरा किया, मुगल सूबेदार आसफ खां को युद्ध के लिए नियुक्त किया। दोस्तों आसफ खां ने सबसे पहले लड़ाई नहीं की, सबसे पहले आक्रमण नहीं किया। अपने गुप्तचरों को गोंडवाना साम्राज्य में भेजा और भेद लेने के लिए कहा कि हम कैसे उस साम्राज्य को जीत सकते हैं। जब सामने वाली एक राज्य करती स्त्री है, वीरांगना है, और उसके राज्य को जीतने के लिए एक बड़े बलाढ्य सेनाकारी अकबर बादशाह का जो सूबेदार है आसफ खां, उसे गुप्तचर भेजने पड़ते हैं। तो आप दिमाग लगाइए कि वो शासन कैसे था। और गुप्तचर भेज के सभी बातें निकाली गई तो ये सामने आया कि गोंडवाना में जो भी सेना होती है वो बहुत बलाढ्य है और अपनी काम कर रही है, हम उस पर आक्रमण नहीं करते। लेकिन एक ऐसा ऋतु होता है जिसे बारिश कहते हैं। बारिश में ऐसा होता है कि रानी दुर्गावती की जो सेना थी वो 4 संभागों में बटी हुई थी, और बारिश में सभी सैनिक अपने घरों में, अपने खेती में जुट जाते हैं। वहाँ आक्रमण या युद्ध की नौबत नहीं आती। और ऐसे सिचुएशन में आसफ खां ने तूफान बलाढ्य सेना के साथ धावा बोला, और उस बारिश में बहुत सारे नदी नाले को बाढ़ आ गई थी। इसके दौरान जो भी 4 संभागों में बटी हुई सेना है वो वक्त पर रानी दुर्गावती के पास नहीं पहुंच पाई, और रानी दुर्गावती के पास 500 की टुकड़ी थी, जिस टुकड़ी को लेकर रानी दुर्गावती ने योजना बनाई। योजना इतनी सफल रही कि आसफ खां के बहुत सारे सैनिकों को वहां पे मार दिया गया। लेकिन जब बात यह आई कि रानी दुर्गावती खुद घोड़े पे होके यहाँ पे युद्ध करने लगी, तब उनके एक आंख को बाण लगने के कारण उनको बहुत बड़ी पीड़ा हुई, और उसके बाद युद्ध करने के बाद उनका शरीर भी थकने लगा था। और इस दौरान एक वीरांगना चाहती है कि अपने साम्राज्य को बचाए, वो जानती है कि वो खुद को भी बचाए, और उन्होंने ये चाहा कि मैं कभी भी उनके हाथ में नहीं लगूंगी। क्योंकि एक बात ये भी थी कि रानी दुर्गावती के सौंदर्य की कहानियाँ भी अकबर सुना हुआ था, और आप जानते हैं कि जिनके सौंदर्य की कहानी ये लोग सुने होते हैं उनको वो हासिल भी करते हैं। लेकिन वीरांगना रानी दुर्गावती ने खुद के पेट में कट्टा डालकर खुद को ख़त्म किया, और उसके पहले अपने सैनिकों को बताया कि गोंडियन रीति रिवाज के अनुसार दफन विधि तो अभी हो नहीं सकता, लेकिन मेरा शरीर भी उनके हाथ में नहीं लगना चाहिए। इसलिए अपने सैनिकों को, विश्वासु सैनिकों को कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी दहन कर ले। और फिर सैनिकों ने नरई नाले के पास उसी दौरान
उनको जाके उनका दहन विधि किया। और दोस्तों बच्चे थे वीर नारायण, वो घायल होने के कारण उन्हें सेफली जगह पहुंचा दिया गया। मंजर और वो मोमेंट था कि जिस मोमेंट में उस रानी दुर्गावती ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और इस डिसीजन को बहुत बड़े बड़े इतिहासकार साहित्यकार आज भी सलाम करते हैं। इतने समृद्ध अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाले इस गोंडवाना साम्राज्य की इस वीरांगना को अलाइव ब्रिज चैनल सलाम करता है, पुणे में अभिवादन करता है। दोस्तों इसकी जानकारी जो है, जो पूरी जानकारी मैंने गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास, इसके लेखक है आचार्य तिरुमल मोतीराव कंगाली साहब, इनकी किताब से ली है। आप अगर वो किताब चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके घर में उसको कुरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा। ये कोई दूसरा आदमी अपना इतिहास सामने नहीं लाएगा, वो नहीं लाएगा, क्योंकि वो अपने इतिहास की खोज में होता है। तो इस गोंडियन समुदाय को एक निवेदन है कि अपने इतिहास को और ज़्यादा उजागर करें, अपने इतिहास के ऐसे वीरांगन, ऐसे साम्राज्यशाली युद्ध नेता, ऐसे महान लोगों को सामने लाने की कोशिश करें। और यही कोशिश आज नहीं तो कल चलकर गोंडवाना का एक नया साम्राज्य बना सकती है। दोस्तों अलाइव ब्रिज की तरफ से पुनश्च वीरांगना रानी दुर्गावती को पुणे में अभिवादन करता हूँ, और उन सभी इतिहासकारों को भी अभिवादन करता हूँ जिन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करके लिखा है। और आप अगर चाहते हैं तो वो किताब पढ़ सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं। तो दोस्तों यही पे आपकी रजा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।